ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अवेयर हो इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अभी वो पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हाँ, तो अभी तो हो गया एडजर्न साइने डाया हो गया है हाउस हमारे, मतलब सेशन ख़त्म हो चुका है। ठीक, लद्दाख में है ना, उनकी पावर ग्रिड पे साइबर अटैक हुआ है, अभी हमने उस पर बात की है। तो आप इसमें से इसका क्रक्स अपने उन नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे, साइबर सिक्योरिटी वाले। रशिया सर, जो हमारी एक प्राइवेट कंपनी जैसे रिकॉर्ड फ्यूचर जो बताती है कि जितने भी इंटरस्टेट साइबर अटैक होते हैं उसका मैनेजर ने बोला कि ये जो है चाइनीज़ हैकर्स का काम है। जो भी है, आप उस अटैक को अपने नोट्स में साइबर सिक्योरिटी वाले पोर्शन में उसको ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, लेटेस्ट और जो लास्ट ईयर मुंबई में हुआ था पावर ग्रिड पर अटैक, उसके बारे में पढ़ना और उसको भी इंक्लूड कर लेना। एज ए एग्जाम्पल आपको कोट करना है मेंस में। ठीक है, अगर साइबर सिक्योरिटी पे आता है तो रिसेंटली इतने इतने अटैक्स हुए, यहाँ हुए, तो मतलब उसमें क्या होता है कि आपको ये दिखाना है उस एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है आपका शीट, उसको ये पता होना चाहिए कि बंदा अवेयर है। ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है और ये सिर्फ याद करके आ गया, मगअप करके आ गया, उसको आपको मगअप नहीं करना है। ठीक है, मगअप कौन करते हैं? स्टूडेंट्स। कि पता है 10 क्वेश्चन मैडम ने करवाए हैं, उन्हीं 10 में से 5 आ जाएंगे पेपर में। ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन का मसला है ही नहीं, यहाँ पे कंसेप्चुअल पार्ट का सारा गेम है। ठीक है, जिसको आपको समझना है। चीज़ों को इस तरीके से आप समझो कि आप कहीं भी बैठे हो, कुछ भी बात हो रही है, आप उस चीज़ के बारे में अवेयर हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, 2 चीज़ें होती हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इसमें फ़र्क क्या है? ये तो मुझे भी पता है। अब अगर मैं यूपीएससी एग्जामिनर हूँ और मैंने ये क्वेश्चन डाला है, तो आप मुझे कैसे अंडरस्टैंड करवाओगे और कि सर मुझे आता है, मुझे सर ये होता कि पता है, तो एक एक्चुअली उसको जान के उसके रिलेटेड कुछ मतलब कुछ स्टेप होते हैं। उस अब ये मतलब मुझे पता है, पता लगा, अब एक मतलब एक कुछ स्टेप होगा उसमें। मुझे क्या होगा? कोई भी चीज़ के बारे में मुझे पता है, लेकिन उसके बाद जो स्टेप होगा वो हो गया अवेयर। ठीक है, बिल्कुल सही। और कुछ? यस, और कुछ? थिंक ना, इस पे देखो, इधर मत देखो। सर अवेयर हो गया तो मतलब मुझे कुछ समझ है उस बारे में, तो अवेयर हो गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ उस बारे में, या वो जी, अवेयर हो गया कोविड-19, सारी दुनिया को पता है कि कोरोना वायरस, जिसमें मैंने आपको कल बताया। लेकिन अब आपको जो पता है, जो हमने कल पढ़ा, ठीक है, वो क्या हो गया कि आप जागे हुए हो। आपका ये जो होता है ना, ये जिसको हम बोलते हैं त्रिनेत्र, वो शिव जी वाला जो कंसेप्ट रहता है कि वो यहाँ पे अपनी आँख खोलता है और भस्म कर देता है सबको। समझ रहे हो? मतलब ठीक है, मैथोलॉजी है, समझो इस चीज़ को। तो आपने भस्म करना है किसको? अपने आप को ही। उसने दुनिया को किया था, अपने आप को करना है। कैसे करना है? पढ़ पढ़ के चीज़ों को हर पैरामीटर से जज करो। ठीक है, तभी ही मज़ा आएगा। और यूपीएससी देखो, सारी दुनिया ही इस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी के पीछे पड़ी हुई है। वाई? क्योंकि यही एक एग्ज़ाम है जो हर साल हो रहा है। ठीक है, और फिक्स इसमें अबव 700 to 800 पोस्ट हैं, और हम 700-800 के लिए तो लड़ते नहीं। हम ये सोचते हैं कि यार एक कुछ भी मिल जाए इसमें। ख्वाब तो सबका यही होता है कि यार ये बनना है, लेकिन जब लिस्ट में नाम IRS, IADS है ना, रेवेन्यू, ये सब आता तो ठीक है, मिल गया कुछ ना कुछ, बट वहाँ तक जाना भी बहुत बड़ी बात है। सब लोग दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए। दिल्ली इज़ अ ओशन। हाँ, राजेंद्र नगर एडमिशन के लिए ही 2 दिन लगते हैं वहाँ पे वाजीराम में।
एडमिशन के लिए पहले टोकन नंबर देते हैं, उसके बाद हॉल में बिठाते हैं, उसके बाद आपको बुलाएंगे और पैसा लेंगे और फिर एडमिशन होगा। 1,90,000 मेरे टाइम पे, अब तो पता नहीं। 650 बच्चा एक क्लास में, और ऐसे टोटल कितने बैच होते थे? 26, एक इंस्टीट्यूट। मैथ करते हो ना, जस्ट डू इट। 600 इंटू 26 कितना होता है? कॉपी पे करो, इधर मत करो। $1,56,000। 1,56,000। पक्का इतना ही है? 1 लाख। ये एक इंस्टीट्यूट का हाल है। अगर आप इसको भी हटा दोगे तो 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। और ये देखो, और ये 1 लाख कहाँ पे है? इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में। अब अगर मैं आपको फीस का डायनामिक्स बताऊंगा, जब मैंने कैलकुलेट की थी तो 9 अरब समथिंग कुछ करोड़ बनती थी पूरे बच्चों को। क्या ज़रूरत है? ऑनलाइन कोर्स अलग से बेचते हैं, ऑनलाइन कोर्स अलग से बेचते हैं। हाँ, मतलब मैं से जनरलाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को कि हम भी हैं और वो भी हैं। हम भी उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो भी उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? सर नींद बड़ी आती है, क्या करें? सर पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करें? ये जो यहाँ वाले हैं ना, ये करते नहीं, बोलते ये बातें। ये कभी टीचर के पास ये डाउट लेके नहीं जाते कि सर पढ़ने का मन नहीं करता, वो उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि उनको एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास ऑलरेडी लाखों में बैठे हैं। समझ रहे हो? भूख प्यास उनको नहीं होती वहाँ पे। ओल्ड राजेंद्र नगर में आप जाओगे तो वहाँ जो बूट पॉलिश करता है ना, वो वाजीराम के बाहर ही बैठा होता है। उसके पास भी द हिंदू पड़ा होगा, मतलब उसने स्टैक रखा होता है, वो बेचता है हिंदू। वो कुलचे बनाने वाला होता है ना जो, उसके पास भी हिंदू पड़े होते हैं। गोलगप्पे वाला साइड पे हिंदू रखे होंगे उसने, क्योंकि बिकने हैं सुबह से लेकर शाम तक। और वो पैसे की परवाह नहीं करते। भैया ले जा, कोई बात नहीं, दे देना जब मन होगा। लेकिन इसी बहाने वो अगली बार गोलगप्पे खा लेगा उससे। और यहाँ स्ट्रगल, कभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 12 बजे मिल रहा है अखबार, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना? यही स्ट्रगल। घर में है उसके बावजूद भी स्ट्रगल, अपने होम टाउन में है फिर भी टेंशन। गर्मी बड़ी है, दिल्ली में नहीं लगती गर्मी, वहाँ इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि तो दिमाग में वो कंसेप्ट आता ही नहीं कि गर्मी बड़ी है। एनसीईआरटी छूट गई यार 4 पेज रह गए मेरे। गर्मी है नहीं है वो समझ आता ही नहीं है। 2.5 घंटे गए क्लास, लगातार टीचर बोल रहा है। आ रहा है समझ तो कोई बात नहीं आ रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 650 बैठे हैं। तुम ये बोल नहीं सकते। और यहाँ तुम स्पेस है ना, वहाँ स्पेस नहीं होता है। बाहर निकलोगे मेट्रो में बातें हो रही हैं एनसीईआरटी, यार ये ना लोकसभा के स्पीकर ऐसे हो गया वैसे हो गया। बंदा परेशान कि यार मैं तो शॉपिंग करने आया था, मूड ख़राब कर रहे हैं लोग मेरा। पिज़्ज़ा खाने आया था, यहाँ भी शुरू हो गए, लक्ष्मीकांत खोल लिया। कल्चर है, इट्स अ कल्चर। हम लोगों को क्या है, इसने आपस में बात नहीं करनी, उसने आपस में बात नहीं करनी, डाउट पूछ लिया तो खिसकना और ये सोचना कि यार कहीं आगे ना निकल जाए। आगे कोई नहीं निकलता। म्यूचुअलिज्म, देखो हमें शुरू से सिखाया गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना? कंपटीशन कंपटीशन, व्हाट इज कंपटीशन? डू यू थिंक कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव्स ऑन दिस फिलॉसफी की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं ना, उसमें भी यही कंसेप्ट लग रहा है कि जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा लास्ट में। लेकिन कितना नुकसान हो रहा है ह्यूमैनिटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इकोनॉमी का, स्टडीज़ का, एवरीथिंग इज इन डेविस्टेशन। और अगर यही चीज़ म्यूचुअलिज्म में होती
टॉक्स के ज़रिए अगर ये चीज़ सॉल्व हो जाती म्यूचुअल की, यार मैं तेरी रिस्पेक्ट करूँ, तू मेरी रिस्पेक्ट कर, मेरे ये कंसर्न है इसको सॉल्व कर दे, तू तेरे जो कंसर्न है मैं सॉल्व कर देता हूँ, ख़त्म कर बात, फ़ायदा होता। यही है ब्यूरोक्रेसी। आपको यहीं से, आज से, अभी से प्रैक्टिस करना है इस चीज़ को, म्यूचुअलिज्म को। कोई बुक मांग रहा है दे दो, कोई नोट्स मांग रहा है दे दो, लेकिन रिटर्न ले लो। दे दो मतलब ये नहीं कि भूल जाओ उस चीज़ को, वापस लो, क्वेश्चन पूछो कि भाई तुमने देर क्यों दी है, वो तुम्हारा काम है। अब नोट्स मांगे उठाई, बंदूक गोली मार दी उसको, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव नेचर अपना अपने तक रखो और आपस में एक दूसरे की हेल्प करो। बी लाइक ए ग्रुप, हाथी का ग्रुप, वो जाता है मध्यम मध्यम, नहा के आता है, खाना खा के आता है आराम से, वही ग्रुप में चलता है। पता है कि कोई अटैक करेगा तो सारे अलग अलग डायरेक्शन में अटैक करेंगे उस पर, समझ रहे हो, ठीक है। तो बी लाइक ए ग्रुप। आप ऑलरेडी ऐसे बच्चों से compete कर रहे हो, और आप लोगों की हालत देख के मुझे नहीं लगता कि आप किसी कंपटीशन की रेस में हो भी। मैं मुंह पे कहता हूँ आपको, मेरे को कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे कंसर्न है आप लोगों से। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट केएस के एटलीस्ट आप लोग प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करो, पर वो कैसे करोगे जिस तरह के हालात हैं, मुश्किल है। हंसने की बात नहीं है, दिस नो नीड टू लाफ। अभी तक आप लोग सो रहे हो, जाग जाओ अगर सही में कुछ करना है, और अगर नहीं करना है तो इस चक्कर में मत पड़ो। मैं पहले बता रहा हूँ, अपना टाइम मत वेस्ट करो, कहीं और घुस जाओ, समझ रहे हो। दिन के मिनिमम 8 से 9 घंटे से 10 घंटे रख लो, इसको तो अब जाने नहीं देना है कहीं पे भी। इससे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिस इज बेयर मिनिमम लेवल, इससे नीचे नहीं आना है। 9 घंटे से नीचे तो कतई नहीं आना है। कैसे मैनेज करना है, कब तक करना है, वो तुम्हारा काम है भाई। और अगर अभी तक तुम ये नहीं सीखे तो डोंट गिव ओपिनियंस कि मेरी लाइफ में ये हो गया, हड़कंप मच गया। हड़कंप तुम्हारी लाइफ में सारी उम्र मचा रहेगा, कभी नहीं होगा। जिस दिन से कॉलेज में पाँव रखा था उसी दिन से हड़कंप मच गया। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। अभी आ जाओ टॉपिक पे। कल हम कहाँ थे? फेज 2, ठीक है। हमने देख लिया कि CPIM, M बोले तो ये लोग अब इमर्ज हो गए हैं। कब? 2004 में, ठीक है। CPIM L और PWG और माओइस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर या माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, इन लोगों का मर्जर हो गया, और लास्ट में जो पार्टी निकल के आई दैट इज CPIM। क्लियर? उससे पहले जो CPIM थी मार्क्सिस्ट, जो किसके अंडर थी? चारू मजूमदार के। उसने अपने 4 एनिमीज बनाए थे। कौन कौन से? जमींदार, पुलिस और मनी लैंडर्स। क्लियर? उसके बाद जब इसका एम्बिट चेंज हुआ, फिर उन्होंने एक और इसमें ऐड किया। कौन था? ब्यूरोक्रेट्स या फिर सिविल। इनको ये लोग मारते नहीं थे, जस्ट बार्गेनिंग चिप के लिए यूज किया करते थे। और तब तक इनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि इन सबका क्या करना है? एनिहिलेशन, इनको खत्म कर देना है, इनका वजूद ही मिटा देना है। समझ रहे हो? अब कौन सी पार्टी बन चुकी है? CPIM, M फॉर माओइस्ट। अब इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। क्या किया? एनिहिलेशन से अब ये किस पे आ गए? एम्बुश। एम्बुश मतलब गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगाया, उड़ा दी, उसके बाद जो कोई बच गया उसको बॉम्ब लगा के या तो उड़ा दो या फिर काट दो। एम्बुश मतलब उसके पीस पीस कर दो। समझ रहे हो? एनिहिलेशन से एम्बुश तक आ गए। क्लियर? पहला काम ये किया। दूसरा काम, ये 5 तो थे क्लास एनिमीज, एक और जुड़ गया। अब कौन आ गया? इनको पहले लेना चाहिए था लपेटे में, लेकिन लेट लिया। ठीक है,
ओके, तीसरी चीज, अब भरपूर मात्रा में क्या होगा, आर्म्ड स्ट्रगल विद मॉडर्न वेपन्स, बंदूक, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, ये सब चीज़ें यूज़ करने लग गए अब ये लोग, समझ रहे हो? ठीक है, कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ? लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड एक्ट्स, प्रोमिसेस पे, उन प्रोमिसेस का ब्रेकडाउन हुआ, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा। अभी मैंने फिर बताया आपको, अभी एग्जांपल दिया, अगर इन सबको बिठा के इनकी डिमांड्स पे काम करके बात की जाती तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन अब जब घर में लड़ाई लगी है तो पड़ोसी भी तो खुश होगा। तो ऐसे में चाइना और पाकिस्तान भी खुश हैं कि भाई लड़ाई लगी हुई है, चलो इनको सपोर्ट करते हैं। क्लियर? सो स्ट्रैटेजी चेंज फ्रॉम एनिहिलेशन टू एम्बुश। दूसरी चीज़, क्लास एनिमीज में अब एक और एनिमी जुड़ गया, दैट इज पॉलिटिशियन। एंड थर्ड थिंग कि अब उनका आर्म स्ट्रगल किससे हो रहा है? मॉडर्न वेपन्स। क्लियर? लिखोगे या लिख लिया? पक्का? जरूरत नहीं है ना? ठीक है। सो विद दिस न्यू स्ट्रैटेजी, दिस मार्क्स द थर्ड फेज। अब इनका थर्ड फेज स्टार्ट हो गया। पहला फेज कहाँ था? यहाँ पे, ठीक है। दूसरा फेज जब इन्होंने इसको इंक्लूड किया बीच में। अब तीसरे फेज में और स्ट्रैटेजी चेंज, अब लड़ाई होगी मॉडर्न वेपन से, ठीक है। सो दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ थर्ड फेज। बट सबसे बड़ा इशू क्या था? इशू ये था कि इस थर्ड फेज में इन लोगों को क्या थी सबसे ज़्यादा? कंफ्यूजन, कि ठीक है मारना है, काटना है, लेकिन किस लिए? हम लोग कर क्या रहे हैं? डिमांड्स तो पहले तक थी, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, और हम लोगों को मोबिलाइज कैसे करेंगे? ठीक है, गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, पॉलिटिशियन को टारगेट कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। पहले तक तो हमें पता था कि हम क्यों कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं? अब तो 2004 का टाइम आ चुका है, अब क्यों कर रहे हैं? लेकिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस फेज इज अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। इनको पता नहीं था कि इनका एक्चुअल गोल है क्या, बस ये करना है तो करना है, ठीक है। सो राइट डाउन, there was no goal clarity, that why they are killing politicians, and the purpose behind that. Okay, next point, they have increased their weapons, of which 95% has been looted from security forces, and 5% they made on their own, like hand grenades and bombs, like has been looted from the security forces and 5% they made on their own. bombs and hand grenades, ठीक है। नेक्स्ट ये इशू आया, पहली चीज़ तो ये कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन आ गया, वेपन्स हैं उनके पास, मार भी रहे हैं, लेकिन देर वॉज नो गोल, उनको पता नहीं था कि हम ये कर क्यों रहे हैं। सेकंड थिंग, देर वॉज नो लीडर। अब उनको पता नहीं था कि हमारा लीडर है कौन। पहले चारू मजूमदार था, वी सत्यनारायण था, सत्यनारायण सिंह था, फिर वो आया क्या नाम था उसका, हाँ सत्यमूर्ति।
अब कौन था ये उनको पता ही नहीं था, बट उनको वेपन्स आ रहे हैं, उनको किलिंग में मज़ा आ रहा है, तो वो लोग बस करे जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखो नो लीडर फाउंड इन थर्ड फेज, नो लीडर फाउंड इन थर्ड फेज। दिस वॉज ऑल्सो द व्यू ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी यही सोचती थी कि इनका कोई लीडर नहीं है। ठीक है, देन in 2008 to 12, in 2008 to 12 नेक्स्ट पॉइंट है ये, they abducted Alex Paul Menon, they abducted Alex Paul Menon and R. Vinil Krishna and R. Vinil Krishna in broad daylight from Sukma district, in broad daylight from Sukma district, सुकमा छत्तीसगढ़ में, सुकमा डिस्ट्रिक्ट, and used them as bargain chip. Next, in 2013, Congress leaders M. Karma and V.C. Shukla were ambushed and killed, full stop. No body found. कैसे नहीं फाउंड? क्योंकि इन्होंने एक एक बंदे के साथ 40-40 ग्रेनेड लगा दिए थे और उनको ब्लास्ट कर दिया। अब ऐसे में क्या दिखेगा? एक ग्रेनेड से बहुत मुश्किल से कुछ दिखता है, तो 40 ग्रेनेड, कैन यू इमेजिन? धुआं हो गया। आएगा भी आगे, टेंशन मत लो, सब पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, देन द गवर्नमेंट्स पॉइंट, हाँ मतलब इसी में कंटिन्यू करेंगे कि देन गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ नो लीडरशिप was in doubt because attacks like this can't be happen without a leader, किसी एमएलए को अपडेट करना कोई मजाक की बात नहीं है। ओके, अब बात करेंगे फाइनेंस। अभी लास्ट ईयर भी एक अटैक हुआ जिसमें हमारे 22 जवान है ना, वो एक ही वापस आए, वो मनहास जो यहाँ के थे, जम्मू के थे, कहाँ सलाथिया थे कि मनहास थे, मैं याद नहीं है। तो वो भी एक डेंजरस अटैक था बहुत ज़्यादा। फिर एक माओइस्ट का, इनका एक लीडर मारा गया। ठीक है, इनका एक लीडर भी मारा गया, उसके भाई का नाम है, मैं आजकल भूल जाता हूँ यार बहुत जल्दी, अनंत तेल तुंबड़े का भाई, अभी मारा गया है। वो बहुत बड़ा लीडर था इनका। अनंत तेल तुंबड़े एक स्कॉलर हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं बहुत ज़्यादा, उनका भाई, अब मुझे नाम नहीं याद, सर्च कर लेना आप लोग। ठीक है, अनंत तेल तुंबड़े का भाई था वो, जो इनका लीडर मारा गया। एक बहुत बड़ी सक्सेस थी इनके लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ठीक है,
अब बात करेंगे किसकी, फाइनेंसिस ऑफ CPIM, कि इनको पैसा आ कहाँ से रहा था। लोकल पीपल्स को भी सर ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट के साथ है इनको, बस और कुछ नहीं। अब जैसे कश्मीर को ले लो आप, लोकल पीपल के साथ उनको कुछ लेना देना है नहीं है ना। अब जो कश्मीरी पंडित की बात की जाती है तो उसमें भी लोकल पीपल्स ने उनकी हेल्प की थी, बट वो तो टेररिज्म था, और टेररिज्म हैज़ नो, पता ना आपको, बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैं परसों एक पढ़ रहा था कि पुलवामा में एक वो कश्मीरी पंडित, वो 90s से ही वहीं रह रहे थे, उन पर अटैक हुआ, तो उसके पड़ोसी ने बोला कि ये मेरा भाई है, हम दोनों बचपन से स्कूल जाते थे, तो इसको कुछ होगा तो सबसे पहले मैं आगे आऊँगा। तो ये था, ऐसा नहीं है कि अब विलीफाई करोगे तुम पूरी कम्युनिटी को तो वो पॉसिबल, वो गलत बात है, ठीक है। अब एक सेक्शन के बदले हम पूरी उसको, अब आजकल क्या होता है, आजकल एक प्रो और एंटी बन चुका है, और जो प्रो है उसको हम सोचते हैं कि अच्छा है, जो एंटी है तो उसको हम एंटी नेशनल कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, देश किसको प्यारा नहीं होता। बात देश पे आएगी तो सबका खून खोलता है। पुलवामा अटैक पे सबका खून खोला था, डरे थे सबके सब कि अब कुछ बड़ा ना हो जाए। ऐसा बेवकूफ़ कोई नहीं होता। बट तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, अब कांग्रेस को तुम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते क्या, 70 साल में क्या किया, तो फिर वो एंटी नेशनल हो गए तुम लोग? नहीं, यू आर क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसीज कि कुछ गलत हुआ है भाई साहब। अब वही गलत अगर यहाँ पे हो रहा है तो जस्ट बी वोकल, बी क्रिटिकल। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एंटी, मतलब देश के अगेंस्ट हो, दिस इज नॉट। खैर क्या कर सकते हैं। सो इन 2007 when intelligence bureau penetrated into their base and got hold over a document named our financial strategy, ये डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथ लगा। इसमें क्या था, इसमें उन्होंने अपना बजट कितना डिक्लेयर कर रखा था, 200 करोड़ कि इतना बजट हमारे पास है। अब इमेजिन करो, 200 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कर रखा था कि स्टेट्स को जहाँ जहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ थी उनको उन्होंने कोर एरिया कमेटीज़ में आगे उस रीजन को डिवाइड कर रखा था। जैसे हम जिनको हम डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, वैसे ही उन्होंने अपने क्या बना रखे थे, कोर एरिया कमेटीज़, ठीक है। और उसमें आगे उन एरियाज़ में डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स को अपॉइंट कर रखा था। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में DM होता है, DC होता है, वैसे ही इन्होंने अपने डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल अपॉइंट कर रखे थे, और इनको एक एनुअल टारगेट दिया जाता था कि भाई साहब आपको इतना पैसा इकट्ठा करना है, जहाँ मर्जी से करो। समझ आया, ठीक है। तो ये थी इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। किससे पता चला हमें? इस डॉक्यूमेंट से। हाँ जी, क्या रिपीट, ये पूरा इस डॉक्यूमेंट में पूरा ओवरऑल बजट कितना बताया गया था, 200 करोड़। ये 200 करोड़ आएगा कहाँ से, कैसे आएगा, वो बताया गया था कि स्टेट है, मान लो छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने सुकमा डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक कोर एरिया कमेटी बना रखी है, ठीक है। उस कमेटी का एक हेड होगा, जो एक इंडिविजुअल जो भी होगा, ठीक है। उसको उन्होंने साल का टारगेट दे के रखा। जैसे मान लो कि मैं इस कोर एरिया कमेटी का क्या हूँ, हेड हूँ। मेरे को इसने बोला कि भाई तू कितना लेके आ जा, 5 करोड़ तेरे को एक साल देता हूँ, एक साल में मुझे 5 करोड़ चाहिए। अब मैं कुछ भी करके, कहीं से भी करके 5 करोड़ लेके आऊँगा। ऐसे ही बहुत सारे बंदे जो लगाए होंगे उन वो सब लेके आएंगे, और कितना बनेगा टोटल, 200 करोड़। और फिर आगे ये प्लान बनाएंगे कैसे उड़ाना है, कहाँ से हथियार लाना है, वो सब प्लान बनाया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, डिफरेंट सोर्स क्या,
डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, ये तो पता चल गया कि कैसे लाना है पैसा, आएगा कहाँ से पैसा, सोर्स क्या होगा, ठीक है। पहला मेंबरशिप फीस, जो भी इस पार्टी का मेंबर बनता था उसको फीस देनी पड़ती थी, ठीक है। सेकंड, एक्सटॉर्शन फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सटॉर्शन फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट operating in a red corridor of the country, extortion from the industrialists operating in the red corridor of the country। रेड कॉरिडोर मतलब वो स्टेट्स जो कि नक्सलाइट और माओवादियों की एक्टिविटीज से अफेक्टेड हैं। आंध्र प्रदेश, हाँ जी, हाँ जो हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा का कुछ एरिया, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सब इनकी एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। यूपी का भी कुछ हिस्सा है, सारा नहीं है, ईस्टर्न यूपी का कुछ हिस्सा है, ठीक है, लेकिन अभी यूपी कह रहे हैं कि वो फ्री हो चुका है इससे, इस थ्रेट से। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड, कट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, कट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम। अब जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च कर दी कि राशन बचाओ अभियान, राशन दे दो अभियान, ठीक है, अब वो राशन आया, इन्होंने वो राशन क्या कर लिया, एबडक्ट कर लिया, लूट लिया, और वही राशन बेच के जो पैसा कमाया वो, ठीक है। या फिर उसके पास गए इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर के पास कि तेरे को गोली मार देंगे, हमें कुछ पैसा दे दे, मतलब इस तरह से। नेक्स्ट, कट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड स्पेशली टेंडू लीव्स, स्पेशली टेंडू लीव्स। टेंडू लीव्स पता है क्या? क्या बात है मेरे शेरों, दिल खुश किया मेरा, कसम से। मेरे को नहीं पता था जब हमें ये पढ़ाया गया था, थैंक यू। आपको नहीं पता चला? बताओ उसको। गणेश बंडल 502 पटाखा बीड़ी क्या? नहीं, हम डोगरी नहीं, हम यहाँ पे रेड एक्सट्रीमिज्म नहीं है, हम टेंडू लीव्स की बात करेंगे। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में ये बोला गया कि जो भी, सुनो ध्यान से, जो भी कौन है, ट्राइबल पीपल हैं, उनको अलाउ किया जाता है कि वो फॉरेस्ट के अंदर जाकर फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस है वो ये लोग कलेक्ट कर सकते हैं, इनको मनाही नहीं है। तो ट्राइबल पीपल क्या कलेक्ट करते थे? टेंडू लीव्स। जैसे वो टेंडू लीव्स लेके आए, वहाँ से आ गया कौन? माओइस्ट, बंदूक रख दी, जितना लेके आया दे दे। अब टेंडू लीव्स चाहिए किसके लिए? बीड़ी, ठीक है। अगर वो ट्राइबल से खरीदते तो मे बी उनको 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीद लेते, लेकिन अब वो किसके पास है? माओइस्ट के पास। ये बोलेगा मैं कितना लूँगा? 200 रुपये 1 किलो का, लेकिन बीड़ी बनाने के लिए तो चाहिए ना, ठीक है। 2 रुपये का आता था, आजकल पता नहीं कितने का आता है, महंगा हो गया, तो वो इसीलिए महंगा हो गया है ठीक है, समझ गए? ये कंसेप्ट समझ गए? टेंडू लीव्स वाला लिखवाऊँ क्या? पक्का लिख लो इसको जैसे लिखना है। कम ऑन फास्ट फास्ट। हाँ, शेषाचलम जंगल्स, वीरप्पन, वीरप्पन देखा है? बिल्कुल है, जे.एन.के में सक्सेसफुल है, बहुत कम डिस्प्यूट्स हैं यहाँ लैंड्स को लेकर। क्या रीज़न है उसके पीछे? जस्ट इमेजिन क्या रीज़न हो सकता है। क्या? सबसे पहले तो बहुत कम है,
एम्पल अमाउंट ऑफ लैंड, जनता कम है, तो लैंड रिसोर्सेज पे जो उसका एक अफेक्ट होता है वो कम है, मतलब स्ट्रेन कम है लैंड रिसोर्सेज पे। और हमारे यहाँ के लोग कैसे हैं, बड़े खुश मिजाज टाइप के हैं, मतलब ओपन माइंडेड टाइप के लोग हैं। डोगरा कल्चर की बात करते हैं हम यहाँ पे कास्ट कंसिडर करते हैं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी, पॉल्यूशन, प्योरिटी के कंसेप्ट में हम कास्ट को कंसिडर नहीं करते। तो हम लोग ये हाँ ठीक है यार तू भी रख ले थोड़ा सा, क्योंकि इतना है ही उसके पास और खाने वाले कम हैं, उसके खुद के घर पे 4 जने हैं। क्या ही फ़र्क पड़ता, अभी कौन सा आ गए हैं, 3 साल से 34 ही तो हैं, जो आएगा तो। दूसरा रीज़न सबसे बड़ा रीज़न कि J&K में शुरू से ही इसने मैक्सिमम पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब कर रखा है। जितने लोग मेन स्ट्रीम में होंगे उतने ही लोग एग्रीकल्चर से कम जुड़े हुए होंगे। तो देयर इज़ नो, अभी हम मोस्टली देखते हैं किसी के मैक्सिमम के पापा टीचर होते हैं या फिर जेई लगे हैं, है ना, मतलब है ना ये चीज़, बैंक में लगे हैं, जेई लगे हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, ये है वो है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ नहीं है। तो फिर उनके पास एक ही चीज़ बचती है लास्ट में आके, फिर इस पर सारा लोड पड़ेगा, क्या करोगे। और पहाड़ों में खेती करना सबके बस की बात तो होती नहीं है, स्टेप फार्मिंग, है ना। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ISI ऑफ पाकिस्तान, ISI ऑफ पाकिस्तान is also providing money through hawala, ठीक है, ब्लैक मनी। नेक्स्ट, compact revolutionary zones are those areas where the CPIM says that these are liberated zones. That is no government presence. ठीक है, and CPIM providing basic services to the people in these zones. कौन बोला? सर्विसेज टू द पीपल इन दीज जोन्स। जहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं है, उनका कोई वो ही नहीं है, तो लोग किसके पास जाएंगे? इन्हीं के पास जाएंगे कि भाई साहब राशन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो वो क्या बोलेगा कि राशन ले जा, पैसा दे जा। फंड करना ना अपने आप को, सोर्स लेके आना। नेक्स्ट, माओइस्ट सिंपैथाइजर्स। माओइस्ट सिंपैथाइजर मतलब जैसे मैं एक प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं उनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और मैंने बोला कि यार कोई बात नहीं, तुम्हारा स्ट्रगल जायज़ है, अच्छी बात है, करो, मुझसे ले जाओ पैसा, कितना चाहिए? खुद के घर में है नहीं, लोन लेके दे दिया। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, वो हाल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत लोग हैं। ठीक है, हो गया ये। दूसरी चीज़, ये जितना भी पैसा लेते हैं सारा का सारा कैश में लेते हैं, कैश में लेते हैं। और उसी कैश को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या लॉन्च किया गया था? ठीक है, इन लोगों ने क्या किया? अपनी अपनी आईडीज़ पे बैंक अकाउंट्स खोल दिए और लग गए लाइन में, हथियार घर छोड़ के आ गए, लाइन में लग गए, और वो सारा पैसा इनका क्या हो गया? वाइट हो गया, है ना। सारा पैसा वापस आ गया सर्कुलेशन में।
लेकिन ये है कि एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा रुक गई हैं। वाई? क्योंकि ये लोग भी किसका इस्तेमाल करते थे? काउंटरफिट करेंसी का। काउंटरफिट करेंसी मतलब नकली नोट, ठीक है। अब उसकी वजह से वो जो पुराना नकली नोट वाला मसला था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया, और नए वाले नकली नोट में 2000 की डिनोमिनेशन वाला नोट अब नहीं दिखता, 500 वाला ही बचा है, ठीक है। सो अभी इनकी हालत थोड़ी सी कमज़ोर है, वीक हो चुके हैं ये काफ़ी। ये तो हो गया अब जो लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रही है, CPIM। अब गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है? गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो इनको बोला कि यार तुम हथियार डाल दो, हमसे बातचीत करो, क्या मसला है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान कर रखा है हमें, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे कुछ चेंजेस लाए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करो, फटाफट जितना पैसा चाहिए ले जाओ। DM को बोला सुकमा डिस्ट्रिक्ट के कि जितना पैसा तुझे चाहिए तू ले ले भाई, तू बस वहाँ पे रोड बना, पुल बना, स्कूल बना, हॉस्पिटल बना, जो तुझे करना कर, तेरे को फ्री हैंड दिया, तुझे हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर, सबसे पहले डेवलपमेंट कर, ठीक है। लिखो स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट। स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट। अर्लियर government perceived this issue as law and order problem. Earlier, government perceived this issue as law and order problem. And resorted to counter violence. And resorted to counter violence. कि अगर वो हथियार चला रहे तो हम भी हथियार चलाएंगे, ठीक है। ये पहले उनका परसेप्शन था गवर्नमेंट का, ठीक। नेक्स्ट, देन गवर्नमेंट कंडक्टेड स्टडीज इन द अफेक्टेड एरियाज and found that there are grave issues which are to be addressed like poverty, unemployment, lack of rights, and lack of development. गवर्नमेंट ने बोला कि ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं क्या हो रहे हैं, मोबिलाइज हो रहे हैं टूवर्ड्स माओइस्ट आइडियोलॉजी। तो इन सब का एक ही इलाज है, क्या करवाया जाए वहाँ पे, डेवलपमेंट। उन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को फ्री हैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब अब DM को ऊपर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई मैं यहाँ स्कूल बनवाने जा रहा हूँ तो खोलूँ कि ना खोलूँ, और उसको फ्री हैंड है, कर दे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट चेंज इट्स स्ट्रैटेजी that is security cum development strategy, ओके, ठीक है। यहाँ पे उसको क्या दिखा कि डेवलपमेंट की कमी है, लेकिन उससे पहले वो क्या इशू था उनके लिए, एक सिक्योरिटी का इशू था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो अभी भी है, लेकिन एक और इशू है, वो क्या है, डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं है। तो इन्होंने अब दोनों की स्ट्रेटजी को सिंथेसाइज कर दिया कि सिक्योरिटी कम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। अंडर विच देर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स लॉन्च्ड,
फर्स्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, लॉन्च्ड बाय प्लानिंग कमीशन in 2003, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, डिस्ट्रिक्ट्स वर डेजिग्नेटेड and provided with the grant of 15 crore each, 15 crore each, ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है। सेकंड, अब इसमें पहला तो ये हो गया ना बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। सेकंड, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। अंडर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट will provide money directly to panchayats and municipalities, ठीक है। and told them to do what they want to do, जैसा तुमने खर्चा करना है करो। ओके, दिस इज द बॉटम अप अप्रोच, दिस इज द बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, बास्केट अप्रोच, थर्ड पॉइंट, थर्ड इनिशिएटिव, बास्केट अप्रोच। बास्केट का मतलब क्या होता है? जब हम मार्केट में जाते हैं बास्केट में हम क्या करते हैं, सब्जी भी डाल लेते हैं, फ्रूट भी डाल लेते हैं, दूध भी डाल देते हैं, मतलब पैकेट वाला, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उसमें यार पैकेट वाला, दही भी डाल दिया, ठीक है, जूते भी डाल दिए, जो भी ये मिला। बास्केट का मतलब क्या होता है? हम थैला लेके जाते हैं ना, उसमें सब कुछ डाल देते हैं, बास्केट। हाँ, अब वैसे ही यहाँ पे कुछ स्कीम्स लॉन्च की गवर्नमेंट ने, उन सभी स्कीम्स को एक ही साथ, एक ही टाइम पे, एक ही जगह इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं? बास्केट अप्रोच। देखो, गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड सम स्कीम्स, and run these schemes holistically in affected areas, holistically in affected, जहाँ स्पेलिंग नहीं समझ आता प्लीज आस्क मी, holistically in affected areas like नरेगा, नरेगा पता है ना, थैंक गॉड, नरेगा कॉमा राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, नरेगा कॉमा राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, कॉमा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कॉमा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एटसेट्रा, हेल्थ मिशन, NRHM राइट्स एक्ट, ठीक है। अब इन सभी स्कीम्स को एक ही साथ, एक ही जगह पे इकट्ठे इंप्लीमेंट कर दिया। तो देखो, एक स्कीम क्या है? नरेगा। नरेगा क्या करता है? एग्जैक्टली, आपको क्या प्रोवाइड करता है? जॉब। दूसरी चीज़, वहाँ पे अब क्या है, वहाँ पे ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं है वाटर, अब उन्होंने वो भी प्रोवाइड कर दी। पहली चीज़ आपके पास क्या आ गया? पैसा।
ठीक है। दूसरी चीज़, पानी भी मिल गया, उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना पैसा खर्चने की ज़रूरत है। तीसरी स्कीम क्या है, NRHM, इसमें आपको डिस्पेंसरी में ही सब कुछ लग जाएगा, टीके वीके दवाई वगैरह सब कुछ इधर ही आपको मिल जाएगा। और चौथा क्या है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। आप कहाँ जाओ, फॉरेस्ट में जाओ और वही टेंडू लीव्स वाला जो भी आपको लेना है फॉरेस्ट से लेकर आ जाओ, पैसा भी आ गया, सेहत भी बन गई, पानी भी मिल गया और अपना फॉरेस्ट वाला काम भी तुम लोग कर लो। इससे क्या होगा, लोगों की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। जब पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, अपना लेवल रेज करेंगे, फिर वो मूव करेंगे अदर एरियाज़ में, ठीक है, इन सर्च ऑफ मोर मनी, जैसा हम लोग करते हैं, इधर से उधर उधर से इधर मूव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अब गुजारा नहीं हो रहा। नेक्स्ट है सिविक एक्शन प्रोग्राम, फोर्थ एक्शन प्रोग्राम, सिविक एक्शन प्रोग्राम। सिंपल, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी दे दिया कि आप मेडिकल कैंप लगाओ, दवाइयाँ बांटो, कंबल बांटो, राशन बांटो, जो करना करो, ठीक है। डिजाइंड एज ब्रिज बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड लोकल पीपल, डिजाइंड एज ब्रिज बिटवीन लोकल पीपल एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है। एग्जाम्पल, मेडिकल कैंप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट्स, समझ जाना, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट्स। नेक्स्ट स्कीम, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ठीक है। इसमें क्या किया, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ढूंढे, मोस्ट बैकवर्ड, वो कितने थे टोटल, 88 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को ढूंढा और उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट के तहत उनमें प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब डिस्पेंसरी भी आ गई, पानी की टंकी भी आ गई, ठीक है, एम्बुलेंस भी आ गई, ओके, छोटा सा स्कूल भी बना दिया, ठीक है, राशन की दुकान भी खोल दी और पंचायत घर भी बना दिया। तो ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, 6th रिक्रूटमेंट स्कीम, %40 of recruitment in lower levels, 40% of recruitment in lower levels of CAPF, in lower levels of CAPF from local areas। ठीक है। इस स्कीम से इनको 2 फायदे हुए। पहला तो ये कि लोग जो है जॉब मिल गया उनको। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि उन लोगों ने आके फोर्सेस को ये बताया कि यहाँ पे जंगल कहाँ है, रास्ता कहाँ है, वो लोग गुरिल्ला वारफेयर कैसे खेलते हैं, वो कहाँ कहाँ छुपते हैं। तो ये थी इनकी स्कीम, ऐसे लोगों को इन्होंने अपने साथ लाया। नेक्स्ट, 7th यूनिफाइड कमांड क्रिएटेड। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि होम मिनिस्ट्री का होम मिनिस्टर और सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर होता है और एक ब्यूरोक्रेट होता है टॉप लेवल का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी। ठीक है। ये लोग डायरेक्ट किसके टच में थे, स्टेट में डीजीपी और स्टेट का जो चीफ नहीं तो क्या करना पड़ता है, सीएम, फिर लोकल एमएलए, उनके थ्रू जाना पड़ता है। इन्होंने बोला तुम लोग बाहर में जाओ, हम डायरेक्ट बात करेंगे किसके साथ, डीजीपी के साथ और सेक्रेटरी के साथ। क्लियर। ठीक है। अब कोई भी इशू होता था तो डीजीपी डायरेक्ट किसको फ़ोन करता था, नहीं तो पहले उसको किसको बताना पड़ता था, एमएलए को, फिर जो होम मिनिस्टर होगा स्टेट का उसको, फिर वो सीएम को बताएगा, फिर सीएम की मर्जी होगी तो वो होम मिनिस्टर को बताएगा। इन्होंने बोला इसको लिंक को हटाओ, डायरेक्ट तुम हमको बताओ क्या मसला है, हम देखते हैं। समझ आया। तो इसको क्या बोला गया, यूनिफाइड कमांड।
ठीक है। देन इन 2013 गवर्नमेंट लॉन्च्ड, नेक्स्ट पॉइंट, देन इन 2013 गवर्नमेंट लॉन्च्ड न्यू सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट लॉन्च न्यू सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। इसमें क्या बोला उन्होंने बोला अपने हथियार डाल दो, हम ना तुम्हारे पे चार्जेस लगाएंगे कोई, ना ही तुम्हें एग्जीक्यूट करेंगे, ना तुम्हें मारेंगे, तुम अपने हथियार डाल दो, ठीक है। हम तुम्हें कंपनसेशन भी करेंगे, तुम्हें पैसा भी प्रोवाइड करेंगे और तुम्हें ट्रेनिंग भी देंगे कि लोकल स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में कैसे आया जाए, तुम्हें पढ़ाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, बस तुम हथियार डाल दो। ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था, काफ़ी लोगों ने इसमें अपने अपने हथियार डाल दिए, ठीक है। लिखना है, लिख लिया, दिखे तो नहीं मुझे लिखते हुए, क्या बात है, माइंड कंट्रोल्ड पेन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोबाइल टॉवर्स। स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोबाइल टॉवर्स, 2200 towers were installed by 2018. 2200 towers were installed by 2018. Next, scheme for establishing police station. Scheme for establishing police station, ठीक है। Under this, Union Home Ministry will provide 2 crore each to the police station. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। नेक्स्ट स्कीम है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। इसमें क्या हुआ, इसमें सिंपल कि इन्होंने डीएम को, एक डीसी को या डीएम को पावर दे दिया कि आपको जो स्कीम हमने लॉन्च की है, हमने तो इंडिया के हिसाब से लॉन्च की है, अगर आपको लगता है कि उस स्कीम में कुछ चेंज करना है विद रीजन स्पेसिफिक, कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, आप वो कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे स्कीम कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो इन्होंने वो पावर किसको दे दी थी, डीएम और डीसी को, कि आप अपने अकॉर्डिंग इस स्कीम को मॉडिफाई कर सकते हैं। समझ आ गए, उनको और एम्पावर कर दिया, ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ये सब प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, इन प्रोजेक्ट्स पे काम होने भी लग गया, लेकिन माओइस्ट ने क्या करना, ये माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है, गवर्नमेंट ने यहाँ से लेकर ये सामने क्या है मार्केट, यहाँ तक क्या बनाया, रोड बनाया, ताकि लोग जो लोकल पीपल हैं वो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, अपना जो भी आर्टिफैक्ट वो लोग बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं, दूध, बकरी का दूध ही सही, वो बेचने कहाँ जाना है, मार्केट में। अब जब ये लोग यहाँ जाने लग जाएंगे तो जो माओइस्ट का कंट्रोल है लोगों पे वो ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने क्या करना, इस रोड को ही ब्लास्ट कर देना ताकि लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकें। पहला चीज़ इन्होंने ये किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने लग गए। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, जो भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या क्रिएट किए थे, इन्होंने बोला कि ये जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं यहाँ पे भाई कास्ट सिस्टम को ये लोग हमें पढ़ा रहे हैं और ट्राइबल कल्चर में कास्ट नहीं होती, ये लोग कास्ट स्पेसिफिक एजुकेशन हमें दे रहे हैं, हमें वो नहीं लेनी, और जो स्कूल में जाएगा हम उसको गोली मार देंगे। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स राइज करने लगी।
ऐसे में ही एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको बोलते हैं ग्रीन हंट ऑपरेशन। ध्यान से सुनना इसके बारे में। इसके बारे में आज तक गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज नहीं किया है कि ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, हुआ क्या था इसमें कि एक स्टेट का एसपी हेलीकॉप्टर से जा रहा था, मुआयना कर रहा था, निरीक्षण। ठीक है, उसको दिखा कि कुछ एरिया में कुछ ज़्यादा ही ग्रीनरी है, मतलब पेड़ तो हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही ग्रीनरी है। उसने जब ध्यान से नीचे उतर के देखा तो वो लोग कैमोफ्लॉज, मतलब अपने ऊपर पत्ते डाल के, तो वहाँ पे वो कैंप लगा के बैठे हुए थे। उसने उन पे ऑपरेशन चलाया और वो काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि उसमें कुछ लोकल पॉपुलेशन भी मारी गई, जिसकी वजह से नेगेटिव परसेप्शन गवर्नमेंट का फिर क्रिएट हो गया। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कभी आज तक नहीं बोला कि ग्रीन हंट नाम का कोई ऑपरेशन हुआ था, हुआ होगा हमें नहीं पता, लेकिन अरे लिखा हुआ है, टेंशन मत ले। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशन था ग्रीन हंट। ओके, देन आफ्टर दैट इनकी जो मैंने आपको कल बताया था कि इन्होंने अपनी क्या क्रिएट की थी, जो इनका प्रोपेगेंडा चलाते थे, लेकिन इनसे अलग थे, मतलब वो आर्म्ड एक्टिविटीज़ नहीं करते थे। वो लोग सिर्फ किस पे काम करते थे, प्रोपेगेंडा पे। जैसे महिला है ना, मैंने कल बताया था, उन्होंने एक बयान जारी किया फ्रंट ऑर्गेनाइज। उन्होंने बोला कि बाय 2050 तक, 2050 तक हम लोग क्या कैप्चर कर लेंगे इंडिया का, मतलब कि हमारे एमपीज होंगे वहाँ पे, और फिर हम अपनी हिसाब से गवर्नमेंट चलाएंगे। लेकिन उससे पहले चाचा जान आ गए सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अभी तो जाने वाले हैं नहीं, है ना, क्लियर। इसके बावजूद कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स में जो प्रॉब्लम रही वो ये रही कि गवर्नमेंट अपना परसेप्शन क्लियर नहीं कर पाई लोगों को कि हम ये डेवलपमेंट कर क्यों रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो ठीक है, एजेंडा ये था कि लोगों की डेवलपमेंट, लेकिन लोगों तक उसका इफ़ेक्ट पहुंच रहा था कि नहीं पहुंच रहा था, ये क्लियर नहीं हो पाया। पहला चीज़ परसेप्शन नहीं क्लियर कर पाए। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हर एक इशू को अलग अलग तरीके से बताना शुरू किया। कोई बोलता था कि नहीं ये ठीक हो रहा है, कोई कहता था कि गलत हो रहा है। तो वो एक दूसरा, गवर्नमेंट की अपनी मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, जो वहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रही थी, वो टाओ प्रिंसिपल पे काम नहीं करती थी। टाओ प्रिंसिपल क्या बोलता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ओपननेस। ठीक है, कि वो टाओ प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरा, नेगोशिएशन, गवर्नमेंट ने इनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं की कि आप भाई हथियार छोड़ दो, हम आप पे कोई कार्रवाई वगैरह ऐसी बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्या चाहिए हमसे नेगोशिएट कर लो, लेकिन वायलेंस मत करो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिंकेजेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, ये बेसिक्स था, इसी पे क्वेश्चन बनता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको अब आपको अच्छे से करना है। मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, टॉपिक तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू करना है अपस्पा। अभी नहीं करना है अपस्पा के बारे में बेसिक्स आप लोग समझ गए हो,
कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था? मेरे को क्या देखते रहते हो ऐसे कि क्या पूछ रहा है? हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट से। तुम आए थे उस दिन क्लास में? लेट आए थे? अभी डिमांड उठाई जा रही है कि अफस्पा को जम्मू रीजन से हटा दिया जाए। अफस्पा पूरे JNK में लागू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर में है, ठीक है। तो अभी डिमांड हो रही है कि जम्मू इज़ ए वेरी पीसफुल एरिया, अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है, तो जम्मू से इसको हटा दिया जाए, ठीक है। वो देखते हैं कि हटाते हैं कि नहीं हटाते। तो आज एक आप लोगों ने करंट अफेयर में एक चीज़ मिस कर दी, IPCC की एक रिपोर्ट आई है, थर्ड एंड फाइनल रिपोर्ट आई है। इसमें इन्होंने बोला कि जो हमने प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री कम करना था, वो टारगेट अभी भी अचीवेबल है, हम उसको अभी भी अचीव कर सकते हैं, तो काम करना शुरू करो। अब लोगों ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कैसे करें, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास ऑप्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, हम उन्हीं के थ्रू अपनी एमिशंस को कम कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा क्या है कि एक तो ये क्या है, हमारे लिए अभी इस टाइम पे फिजिबल है, हम इनको अचीव कर सकते हैं। दूसरा, अफोर्डेबल है। क्लियर? ठीक है, ठीक है। बट दिस फिजिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी वेरी अक्रॉस रीजन्स एंड सेक्टर्स। देखो ऐसे ब्रेक करते हैं न्यूज़ को, आप पढ़ना शुरू करोगे तो ऐसा चार्ट बनाना जब बन जाएगा तो चीज़ें अपने आप आसान होना शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आप इसको घर जाके फिर से पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि पता चल गया कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है। बोला क्या उसने कि अचीवेबल है, लोगों ने पूछा कैसे, उसने बोला हमारे पास ऑप्शंस हैं। बोले मतलब बोला एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़, बोला क्यों, बोला ये फिजिबल भी हैं और हमारे लिए अफोर्डेबल भी हैं। ऑल दो अफोर्डेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी जो है वेरी करती है रीजन से रीजन, ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम हाफ ऑफ द एमिशंस, मतलब 50% कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय 2030 यूजिंग ओनली टेक्नोलॉजीज दैट कॉस्ट लेस देन $100। ध्यान से सुनना है, यूजिंग टेक्नोलॉजीज दैट कॉस्ट ओनली लेस देन $100। क्लियर? समझ आया? पॉइंट समझ आया? पहले उन्होंने क्या बोला कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज जो कि क्या है, फिजिबल और अफोर्डेबल, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज का यूज करके हाफ ऑफ द एमिशंस हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय 2030, ठीक है। वो टेक्नोलॉजीज जो हमें कितना प्राइस पे मिलती हैं, लेस देन $100 पे जो मिल रही हैं। अब लोगों ने बोला वो कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई, कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो वो बोला एग्जाम्पल, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल्स लाइक सोलर और विंड एनर्जी। लिखो, आलस मत करो। लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल्स लाइक सोलर और विंड एनर्जी। सर लेकिन जो सोलर एनर्जी है सर, उसका भी तो वेस्ट होगा, बिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये तो ज़्यादा इसका सिस्टम 1 ईयर या 2 ईयर ही वर्क करेगा ना, फिर उसके बाद तो इसका वेस्ट बच जाएगा। किसका? सोलर पैनल।
बाद उनको डिस्पोज करने की कोई पॉलिसी नहीं है। यस, इट्स ट्रू कि सोलर पैनल्स को डिस्पोज करने की कोई, और उसमें सिलिकॉन का और इसका इस्तेमाल होता है तो वो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। हम वो पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ा जो इस टाइम पे कंसर्न है कि 10 साल के बाद हम डिस्पोज करने, वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी 1.5 डिग्री से कम करना है अपने टेम्परेचर को। अगर 1.6 पे भी चला गया तो भी ज़्यादा खतरा है। सर ने कहा है कि ये वाली जनरेशन लास्ट है जो बचा सकती है, अदरवाइज ये निकल गया टाइम को। एग्जैक्टली, फिर कुछ नहीं हो सकता। हम लोग ऑलरेडी, मतलब वो उसने बोला था ना कि हम ऑलरेडी ICU में बैठे हैं, इंटेंसिव केयर में, और अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो पॉसिबल नहीं है कि आने वाली जनरेशन, इसलिए तो शादी नहीं करनी है। वो गाली देगा मेरे को, क्यों किया मेरे को पैदा। ठीक है, लिखा सोलर और विंड एनर्जी, कॉमा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल, लिखूं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल मतलब क्या होता है इसका? कार्बन सिंक्स बनाना, जो एब्जॉर्ब करे कार्बन को। कार्बन सिंक तो सबसे बड़ा फॉरेस्ट होता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो सर मैंने एक ये है ना कि अंटार्कटिका एक टेम्परेचर वो है ना जो CFC रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से होल हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हुआ था सर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या, किसको कंट्रोल? सर जैसे अंटार्कटिका में जो आइस है ना सर, हाँ, उससे CFC रिलीज हो रही थी, और जिससे क्या हो रहा था कि ओजोन लेयर है ना वहाँ पे होल हो रही आइस से CFC रिलीज हो रही थी? आई यू श्योर? या परमाफ्रॉस्ट से हो रही थी? अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आता है, उसमें आएगा। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS, वो उसमें आएगा, ठीक है। वो कैसे साइन हुआ था उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है। जब मैं, अगर बाई चांस मैंने एनवायरनमेंट पढ़ाया तो फिर मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कार्बन एब्जॉर्ब किया, डक्ट क्रिएट किया, मतलब एक कुआं, एक पाइप सी बीच में, नीचे जाके उस कार्बन को एक ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर पे हम उसको क्या करेंगे, दबाएंगे, ताकि वो क्या बन जाए, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कंकर, सिप्पियाँ, इनमें कन्वर्ट हो जाए। समझ आया? इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल। कार्बन सिंक मत बोलना, सिक्वेस्ट्रेशन इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। कॉमा रिडक्शन इन डिफॉरेस्टेशन, ये लिखा ना, इसके आगे कॉमा, रिडक्शन इन डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी, एंड इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी। क्लियर? ओ ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि हम 25%, 25% कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं विद अ कॉस्ट ऑफ लेस देन $20, $20 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ध्यान देना, $100 से कम वाली रिडक्शन 50% कम होगी बाय 2030, लेकिन अभी हम इससे इतनी रिडक्शन कर सकते हैं। समझ आया? और ये वही टेक्नोलॉजी है जो अभी एग्जिस्ट करती हैं, हमें कुछ नया खोजने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी है हमारे पास, हम उसी को अच्छे से इस्तेमाल दिमाग लगा के कर सकते हैं तो हो सकता है। इसमें क्या लिखा, अरे लिखा नहीं ये, हाँ, तो लाइक methods to be adopted, like lifestyle changes,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, bicycles in place of motorcycle, bicycle in place of motorcycle, and more uses of public transport. ठीक है, ये है इस रिपोर्ट में जो भी आया है। अब ये देखो, ये आपको कहाँ इस्तेमाल करना है? मेंस में। कहाँ इस्तेमाल करना है? मेंस में। कैसे करना है? यही पूरे का पूरा लिख के आ जाओगे। देखो कितने अच्छे पॉइंट दे दिए उसने आपको, समझ रहे हो? हम क्या करते हैं, हम जनरली लिख के आते हैं सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए, विंड एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए, बट वहाँ पे कुछ एक डाटा भी आना चाहिए कि अगर हमने ये किया तो हमारे पास 50% रिडक्शन कम हो जाएगी बाय 2030। वो बंदा समझ जाएगा कि नहीं यार ये अच्छे से पढ़ के आया है, इसने एनालाइज किया है चीज़ को। क्लियर? फिर हम हम क्या करेंगे जनरली, हम उसी सोलर विंड कर दिया, उसी में हम आगे ये डाल देंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, लेकिन कंटेक्स्ट क्या है? उससे कितनी रिडक्शन कम होगी? 25%। समझ गए? ये है, इसी पे पूरा आंसर बन जाएगा आपका, पूरे मार्क्स। एंजॉय। किस पे काम? कल ही तो आया ये। हाँ तो वही तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा काम करो। इस रिपोर्ट का यही मतलब है कि हमें बता रहा है कि ये काम करो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। कल हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में 2 थे कल। अच्छा, मैंने कल पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस। हाँ, इसकी वजह से ना मेरे को सब भूल जाता है, डिजिटल एमनीशिया हो गया मेरे को, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें बहुत जल्दी। ग्लोबल मीथेन प्लेज भी हमने साइन की है। अरे लिखो मत, सुन लो, क्या मतलब है ग्लोबल मीथेन प्लेज का? मीथेन का एमिशन कम करना है। मीथेन कहाँ से एमिट होती है? ग्लोबल मीथेन प्लेज हमने कहाँ साइन की? कहाँ हुआ ये? ग्लासगो में। कहाँ है ग्लासगो? न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली। हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? उसके बाद यही होती है ना, मीथेन यही होती है, पक्का? ठीक है। हमारे लिए 2 कंसर्न है। हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो सारी दुनिया बोलती है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हमें सबसे पहले किस पे काम करना है? वाई। यहीं पे प्री का क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा फील आ रही है अंदर से कि इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। अभी बताता हूँ कैसे बनता है। ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? और ये भी। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में? ग्लासगो पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, आर्टिकल भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा यूट्यूब पे, करंट अफेयर में, ग्लोबल मीथेन प्लेज साइन कर लिया। ठीक है, इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल। ठीक है, कभी खेत में गए हो? धान के खेत में गए हो? जब धान बड़ा हो जाता है उसके अंदर से जब कभी मूव किए हो, मतलब इधर धान बीच में जब पानी
इकट्ठा रहता है, उसमें एल्गी जम जाती है और धान काफ़ी बड़ा हो जाता है, उधर आपको बड़ी गर्मी फील होगी, गर्मी फील होती है ना, होती है ना। कभी धान के खेत में गए होगे तो ध्यान देना कि वहाँ पे जब आप वो पानी उसमें खड़ा रहेगा ना मानसून के महीने में, बरसात के मौसम में, तो उसमें आप उसके पास से गुजरोगे तो बहुत गर्मी फील होगी। बाहर है गर्मी लेकिन वहाँ पे ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा एमिटर है किसका? मीथेन का। और मीथेन, अब सबसे बड़ा एग्जाम इसी से समझ जाओगे आप लोग। आप बाहर हो, गली में घूम रहे हो, गर्मी है, इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। आप खेत के पास जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, होता है बिकॉज ऑफ मीथेन। बाहर गली में क्या है? गर्म ये भी है, गर्म ये भी है, लेकिन यहां ज़्यादा गर्मी क्यों फील होती है? इसी पे क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी में, ध्यान से सुनना। ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक रहती है, ज़्यादा टाइम तक, मतलब ये 24 घंटे रहती है। ये एटमॉस्फेयर में शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रहती है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसका वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि ये एक गैस है और बहुत जल्दी हमारी एनवायरनमेंट इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब तक इसको अब्जॉर्ब करता है तब तक ये बहुत ज़्यादा गर्मी कर चुकी होती है। क्या? सर एक जगह थी उज़्बेकिस्तान वाला, वो जहाँ पे वो निकलते रहते? नहीं, किसने बोला बंद कर दिया? अभी कहाँ है? सर बात हो रही सरकार वो बंद करेंगे क्या? पागल हो गए? वो दूसरी जगह से निकल के बाहर आ जाएगा। वो जो मर्जी करो, वो कहीं और से निकल के आ जाएगा बाहर। वो निकल रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन यहाँ बनता है, वो कंफ्यूज कैसे करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ मोर वार्मिंग पोटेंशियल देन मीथेन, ठीक है। दैट इज वाई इट इज मोर पोटेंट एंड डेंजरस देन मीथेन। नो, ये ज़्यादा है, ये है, हमें पता है, ये गर्म कर रही है, हमें पता है, ये लॉन्ग लास्टिंग हमें पता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन ज़्यादा गर्मी करके जाती है। समझ आया? ठीक है। वो पढ़ो घर जाके, ग्लोबल मीथेन प्लेज कैसे रोकेंगे, उसमें लिखा है, वो तुम्हारा काम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो एनिमल बर्प करते हैं ना, बर्प समझते हो क्या? अरे शाबाश। जब इतने चावल खा लो उसके बाद जो धमाका होता है, दैट इज़ बर्प, ठीक है। तो जब जानवर करते हैं, कभी किसी तबेले में जाना, अंदर कितनी गर्मी महसूस होती है, वो इसी वजह से होती है। हम सफोकेट फील करना शुरू करते हैं, यार सांस नहीं आ रही यार, चलो चलो बाहर चलो। समझे? अब पॉइंट समझ आ गया? वार्मिंग पोटेंशियल इसका ज़्यादा होता है।